ओके, आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस है। हमारे पास बेसिकली कितने होते हैं न्यूटन के लॉ? हमारे पास बेसिकली 3 लॉज हैं। ठीक है, हम लोग वन बाय वन कहे देखेंगे कि ये बेसिकली न्यूटन अंकल ने हमें क्या कहा था। ठीक है, यहाँ पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। ओके, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनर्शिया क्या है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक बस मूव कर रही है एक स्ट्रेट पाथ पे, तो इनर्शिया हमें क्या कहता है कि वो स्ट्रेट ही मूव करती रहे। ठीक है, तो बेसिकली ये है, अगर वो रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। यही इनर्शिया मुझे कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी रही है, तो इनर्शिया कहेगा कि ये पड़ी रहे, ये रेस्ट पे ही रहे। इसी तरह अगर कोई मोशन है जो आपकी स्ट्रेट पाथ में है, तो इनर्शिया मुझे कहता है कि ये स्ट्रेट ही मूव करती रहे। ठीक है, ये इनर्शिया था। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उसने हमें बताया था कि अ बॉडी कंटिन्यू इज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। अगर हम पहले एग्जांपल्स देखें फिर हम इस स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि अगर मैं कहती हूँ कि एक फुटबॉल है, वो पॉइंट ए पे पड़ी हुई है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि वो पॉइंट बी पे आए, ठीक है, तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करने के लिए फुटबॉल मुझे क्या करना होगा? मैं क्या फुटबॉल ए को बोलूंगी कि फुटबॉल पॉइंट बी पे चली जाओ, तो वो क्या चली जाएगी? वो नहीं जाएगी, मैं उसे जितना भी बोल लूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बॉल बॉल को किक करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेगी। तो ये जो मैं किक कर रही हूँ, ये बेसिकली क्या कर रही हूँ मैं ये फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो फिर मैंने कहा मुझे पता लगा कि जब मैं बॉल को किक करूंगी तभी वो मोशन करेगी और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती करेगी। मैं से जितना भी कह लूं कि बॉल तुम मूव करो पॉइंट बी पे, वो मूव नहीं करेगी। मुझे किक करना है, और जब मैं ये किक कर रही हूँ तो मैं इस पे क्या कर रही हूँ, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे मुझे ये पता लगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, अगर उसकी कोई भी मोशन नहीं हो रही तो वो रेस्ट पे है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक मैं उस पे क्या अप्लाई ना कर दूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स। ये तो हो गया एक पार्ट न्यूटन की स्टेटमेंट का। दूसरा पार्ट ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि एक गाड़ी है जो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, मतलब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। कब तक वो यूनिफॉर्म मूव करती रहेगी? जब तक उसमें कोई हर्डल ना आ जाए या कोई रफ रोड ना आ जाए। ठीक है, तो तब तक उसकी या तो आप ब्रेक अप्लाई ना कर दो, ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट अगर वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो उसे रोकने के लिए, कोई हर्डल वगैरह आ रहा है तो वो हर्डल उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, पहले कंडीशन में हमें ये पता लगा था कि बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पे क्या एक्ट ना करे, फोर्स ना करे। ठीक है, यही किया था ना, ए से बी तक मूवमेंट करने के लिए, उसकी मोशन करवाने के लिए मैंने फोर्स अप्लाई की थी। इसी तरह दूसरे से मुझे ये पता लगा कि कार तब तक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहेगी जब तक कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। ठीक है, गॉट इट? तो मुझे इन दोनों स्टेटमेंट से ये पता लगा कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी मींस रेस्ट, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा या स्टेशनरी रहेगा जब तक उस पे फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो तब तक उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। तो यही न्यूटन ने ये चीज, अभी तो हम देखें तो हम ऑब्जर्व भी करके कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था आपको? वो न्यूटन अंकल ने दिया था। मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? ठीक है, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एक 2 लाइन्स की स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हमने ये जितना भी एक्सपेरिमेंट देखा है मैं उस पूरे को कवर करके लिखना चाहूँ तो आपकी एक थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट बन जाएगी। और वो क्या बनेगी, मुझे आज रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे मेरे बच्चों की तरफ से कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं। म्यूट तो नहीं कर दिया हम इसको?
ओके, नहीं, मैं म्यूट नहीं हुई अभी। ओके, गुड, ठीक है। तो न्यूटन अंकल का ये था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, या तो अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई उसके ऊपर नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ओके, अब मैं इसी स्टेटमेंट को लिखने जा रही हूँ आपको, जिससे आपको मजीद क्लियर होगा। बुक में 2 लाइन्स की है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखती हूँ कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest, and if a body is at motion, if a body is in motion, या आप इस तरह लिख लो, and a body, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस तरह बहुत बड़ी बन जाएगी। And a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed। आप लोग अपनी बुक वाली भी लिख सकते हो, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा आपकी स्टेटमेंट को। unless it is compelled by an external force to change its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें वही सारी बातें लिखी हैं मैंने जो हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटली देखी। फर्स्ट पार्ट क्या है कि बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी, वो उसी वक्त तक रेस्ट पे रहेगी जब तक, पहला है कि कब तक रेस्ट पे रहेगी या कब तक मोशन में रहेगी, ठीक है। और मोशन उसकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव करती रहेगी अनटिल जब तक उसके ऊपर कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर लो, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट कवर हो गए कि या तो बॉडी रेस्ट पे है तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो, और इसी तरह अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो उस वक्त तक ट्रेवल करती रहेगी जब तक आपके पास कोई एक्सटर्नल या नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नाउ, ठीक है। आई होप सो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पहली स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। हम एक दफा आपकी बुक का देख लेते हैं, देन हम देखते हैं कि हमारी सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है हमें। ओके, ठीक है, यही है आपके पास। अगर बॉडी रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, तो जब तक उसके ऊपर क्या ना हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर जाए, वो अपनी उसी स्टेट में रहे, ठीक है। ये है बेसिकली आपके पास, ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, वो भी आप लोग देख लेना, और ये एक्टिविटी दी हुई है कि आपको ये सेल्फ पे करनी है कि किस तरह ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसके साथ करता है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें जो आपके पास था वो एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, वो इसमें ये दिया हुआ है एक्सीलरेशन, जो आपके पास एक्सीलरेशन होती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फोर्स के साथ, और एक्सीलरेशन का इनवर्सली रिलेशनशिप होता है मास के साथ। अभी हम ये दोनों देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है। एक्सीलरेशन क्या है कि अगर आपके पास चेंज, अगर तो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, पहले वाले केस में जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो तब था कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है। हमने यही कहा था या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही, यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही, इट्स मीन कि उसमें एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या था, क्या फॉर्मूला था एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन आपके पास थी चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कब आएगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी तब आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव नहीं करेगा, यूनिफॉर्मली मूव नहीं करेगा। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ ऐसी बॉडी के लिए वैलिड है जिसमें आपकी बॉडी की या तो यूनिफॉर्म मोशन है या तो रेस्ट मोशन है। तो बाकी मोशंस जो यूनिफॉर्मली मूव नहीं करेंगे उनका क्या, तो उसके लिए जो आपका आया था वो आया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इनका कैसे इनवर्स रिलेशनशिप है। सबसे मजे का जो आप लोगों का लॉ है ना, वो आप लोगों का बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन है।
पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप लोगों को भी। मुझे तो सबसे, जब मैं अपने स्टूडेंट लेवल पे थी, तो मुझे तो सबसे अच्छा वही लगता था। और आई रिमेंबर मेरी मैम ने मुझे क्या एग्ज़ाम्पल दी थी, मैं आप लोगों को भी उसी तरह समझाऊँगी, तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। अच्छा, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या बात करनी है? अभी हमने कहा कि हमने देखना है कि आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा F इज़ इक्वल्स टू ma। तो इसमें ये वाला रिलेशनशिप हम देखते हैं कि ये वाला रिलेशनशिप आपके पास कैसे आता है, ठीक है? अच्छा, पहला केस क्या था? पहला केस था कि अगर आपके पास फोर्सेस आर बैलेंस्ड, यही था ना, फोर्सेस आर बैलेंस थी। दो केसेस हमने देखे, या तो आपके पास ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट पोजीशन पे था, या तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या था, इन मोशन था। और मोशन में कैसे था कि वो आपके पास यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था। यही हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखा, यही चीज हमने देखी थी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो भी उसके पास क्या है, उसकी वेलोसिटी, जब वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी होती है चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होती है ना वेलोसिटी। तो जब अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, वो कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। इस केस में आपके पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी जीरो। लेकिन जब बॉडी मोशन में है तब आपके पास वेलोसिटी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन बॉडी क्या मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मींस कि एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट तब आएगा ना जब आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, जो उसकी स्पीड है, वो डिफरेंस आ रहा है। वीएफ माइनस वीआई निकालते हो ना एक्सीलरेशन जब निकाल रहे होते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर चेंज, जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी तो उसका तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये वाला चीज जीरो हो जाएगी, जीरो बाय टी इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस केस में था जब आपके पास एक्सीलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। तो दूसरे में मुझे पता लग गया कि मैंने कहा कि आपकी बॉडी जो है उसकी यूनिफॉर्मली मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो आपके पास किसका कॉन्सेप्ट आ गया, एक्सीलरेशन, और इसीलिए जो है ये वाला जो आता है ना एक्सीलरेशन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आता है, ओके। अब एक्सेलरेशन, हमने बोला कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, फोर्स के साथ। कैसे? अगर आप लोगों ने वो देखा होगा कि एक अर्थ सी होती है, एक अर्थ होती है गोल सी, और उसको मूव करते हैं तो वो पूरा रोटेट करती है, एक फिक्स एंड होता है इस तरह का, अक्सर देखा होगा आपने। अगर मैं कहती हूँ कि आप इस पे ज्यादा फोर्स लगाते हो, ठीक है, आप इसको ज्यादा फोर्स लगा के इसे मूव कर रहे हो, एक में आप लगा रहे हो 25 न्यूटन, और दूसरे इसी ये सर्कल में बस जो है रोटेट करता है, ठीक है। रोटेशन हो रही है तो बेसिकली एक्सीलरेशन आ रही है, चेंज ऑफ स्पीड आ रहा है। इसमें आपने लगाया फोर्स 25 न्यूटन और इसमें आपने लगाया 15 न्यूटन। मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसको 25 न्यूटन के साथ घुमा रही हूँ और इसको 15 न्यूटन की मदद से घुमा रही हूँ, तो ज्यादा कौन सा घूमेगा, ज्यादा कौन सा घूमेगा? ज़ाहिर-सी बात है जिसपे फ़ोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ उसपे जो है वही ज़्यादा घूमेगा, उसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो आपका एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? फ़ोर्स के साथ। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है, एक में मैंने रखा हुआ है 3 केजी का मास, ठीक है? दूसरे में मैंने लिखा हुआ है 10 केजी का मास। तो आप मुझे ये बताओ कि, और दोनों की जो फ़ोर्स है वो कांस्टेंट है। इस पे भी मैं 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रही हूँ, इस पे भी 10 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रही हूँ, तो ज़्यादा कौन-सा एक्सेलरेट होगा? ज़्यादा कौन मूवमेंट शो करेगा? एक्सेलरेट भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मूवमेंट बता दो। जिसका कम मास होगा, ठीक है? जिसका कम मास होगा, गुड। जिसका 3 केजी होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास मास कम है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन और मास का क्या आ गया? इनवर्स रिलेशनशिप। गॉट इट? लेस मास है तो आपके पास मोर एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसलिए जो है ये F इज इक्वल टू एम, मैं अब आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं। मैंने ये देख लिया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ था, फोर्स के साथ। जितनी ज्यादा फोर्स उतने ज्यादा एक्सेलरेशन, और मास के साथ क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, F बाय एम। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, इस केस में K कांस्टेंट आता है।
ठीक है? अगर मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि इस प्रोपोर्शनल की वैल्यू 1 है, तो आपके पास ये क्या रह जाएगा, A इज़ इक्वल्स टू F ओवर M। M को इधर ले जाओ, F इज़ इक्वल्स टू A है। तो आपके पास आ गया, या F इज़ इक्वल्स टू M है, इस तरह मिलेगा आपको। ठीक है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेरे बच्चों को समझ आया? बेसिकली यही रिलेशनशिप उसने बताया था कि पहले वाला था जब आपके पास या तो बॉडी रेस्ट पे थी, या तो बॉडी आपके पास कॉन्स्टेंटली मूव कर रही थी। ठीक है? कॉन्स्टेंटली मूव सॉरी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी। सेकंड वाला केस क्या था, जब उसमें एक्सेलरेशन थी। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गया मेरे बच्चों को? ओके, अब ये देखो। ओके, गुड। मुझे पता लग गया है कि मेरे बच्चों ने म्यूट नहीं किया हुआ मुझे। अच्छा, अब ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है छोटा सा। इसमें वो आपको क्या कह रहा है, आपको फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है? और आपको क्या गिवन है, एक्सीलरेशन कितनी गिवन है, मास केजी। आपके पास मास कितना है, 50 केजी। और एक्सीलरेशन कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है फोर्स। तो अभी आप लोगों ने रिलेशनशिप निकाला है, F इज इक्वल टू एम में, अभी निकाला है ना। मास कितना है, 50। एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास, 5। 50 5 आर 250। और मुझे बताओ फोर्स। अच्छा, मैंने ये आपको जो है मैं भूल गई थी, मैंने आपको यूनिट के बारे में नहीं बताया कि F इज इक्वल टू एम है ना। ठीक है? एम की मुझे पता है क्या यूनिट है, यूनिट मेरे पास एम की होती है किलोग्राम। और एक्सीलरेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होती है ना। ये वाली किलोग्राम इंटू एम डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन। ठीक है? तो इसकी यूनिट ये भी हो सकती है, और ये वाला किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के। लेकिन बेसिकली आपको जो दिखता है वो फोर्स आपको न्यूटन में ही दिखती है। ओके, तो ये है। गॉट इट? इसी तरह ये सेकंड भी आपकी एक वर्क एग्जांपल है, ये भी आप लोग देख लेना। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसमें ये डिफरेंस है कि आपको एक्सेलरेशन नहीं गिवन। तो आपको पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, जो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी ना, उसकी मदद से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा सुइटेबल है। तो देखो, इसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, डिस्टेंस भी गिवन है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी जो है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लग रहा है, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है स्टॉप हो रही है जाके, तो आपको ये पता लग गया कि आपकी फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड। किलो को तो डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा, और आवर से सेकंड में जाने के लिए आपको 60 इंटू 60 करना होगा, दैट इज 3600। मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, या मिस पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है? मिस मिस बहुत फास्ट तो नहीं जा रही, समझ आ रहा है बच्चों को? ये देखो बच्चों, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली आपको फोर्स फाइंड करनी है। पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था कि आपको एक्सेलरेशन गिवन थी, आपने सिंपल F इज इक्वल्स टू एम में लगा दिया। ठीक है? इसमें क्या है, इसमें आपको क्या है, मास तो गिवन है, फोर्स भी अननोन है, एक्सेलरेशन भी अननोन है, दो अननोन आ गए। तो इस अननोन को फाइंड करने के लिए मुझे कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। ठीक है? इसको फाइंड करने के लिए मुझे कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा सुइटेबल आप बाकी भी इक्वेशंस लिख के दे देना, बाकियों में टाइम का कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा, इसलिए वो इक्वेशंस नहीं लग पाएँगी। तो जो मोस्ट सुइटेबल इक्वेशन आपकी होगी वो होगी आपके पास वीएफ स्क्वायर माइनस वीआर। क्योंकि ये कह रहा है कि आपकी जो कार आगे जाके स्टॉप हो रही है, इसका मतलब है ये तो फाइनल वेलोसिटी तो आपके पास क्या हो गई? 0 हो गई। आपकी इक्वेशन में सिर्फ क्या रह गया, 2as माइनस वीआर स्क्वायर। ठीक है? अब आप ये जो है इसको डिवाइड कर दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी आपको जो दी हुई है वो दी हुई है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, और मुझे पता है कि आपके पास वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो आपको इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और इस आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा आपके पास, 60 इंटू 60।
यही होगा ना आपके पास। तो 60 इंटू 60 आपके पास हो जाता है 3600। तो आप 72 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे और डिवाइडेड बाय 3600 करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई और डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है, डिस्टेंस आपके पास ये गिवन है 40 मीटर। ठीक है, इससे आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। और वंस एक्सेलरेशन आ गई तो फिर आप F इज इक्वल टू एम में लगाओगे, और m क्या है आपके पास, 1000 kg। 1000 kg आ गई और एक्सेलरेशन माइनस आ गई, मतलब ये आपके पास क्या आ गई, रिटार्डेशन आ गई, डी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, ये आपको नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो आपकी फोर्स एक्ट हो रही है और उसको रोकने के लिए जो आपने स्टॉप करने के लिए एक्सेलरेशन लगाई है, वो दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमने चीज पहले भी डिस्कस की थी। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई सवाल? मास एंड वेट हम बाद में देखेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस के आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो क्या होता है, एनी आइडिया? अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहा था न्यूटन अंकल ने? इन्होंने कहा था, मैं पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। टू एवरी एक्शन देयर is always an equal but opposite reaction। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप कोई भी एक्शन अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसका हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, तो मैंने ए पे कोई भी, ए की मदद से बी के ऊपर कोई भी एक्शन प्रोवाइड किया। ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा बी ए पे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये कहा था। ठीक है, कि अगर ए बी के ऊपर कोई ना कोई एक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो बी भी कोई ना कोई रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ए पे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इतना कहा था। इसको हम एक एग्जांपल, आई रिमेम्बर हमारी मैम जब ये हमें टॉपिक पढ़ा रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने किसी क्लास फेलो को पंच करो, ठीक है, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी क्यों नहीं पंच किया, तो वो आपको वापस पंच बैक करेगा, बट वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा। तो रिएक्शन आया, आपने जो पंच किया उससे, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को जो पंच किया, आपने उस पर क्या किया, एक्शन। उसने जो आपको वापस पंच बैक किया, उसने उसका क्या दिया, रिएक्शन, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप सो अब आपको न्यूटन का थर्ड लॉ, बाकी लॉस तो भूल जाएंगे लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं भूलेगा। अच्छा, अब हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये है कि अगर मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर एक बुक मैंने रखी हुई है। ठीक है, अब मुझे पता है कि नीचे ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स इसे अपनी तरफ खींचेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती, ये रेस्ट पे ही रहती है। क्यों? ग्रेविटी की जो फोर्स है वो मुझे पता है कि वो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन आपकी जो बुक है वो रेस्ट पे ही रहती है, वो नीचे डाउनवर्ड नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि इसमें एक एक्शन फोर्स होती है और दूसरी रिएक्शन फोर्स होती है। तो दोनों आपस में जब बैलेंस हो जाती है तो आपकी जो बुक है वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहती है। अब हम देखते हैं एक्शन फोर्स कौन सी होती है और रिएक्शन फोर्स कौन सी होती है। जो बुक आपकी टेबल पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है, जो बुक ने टेबल पे किया हुआ है, रखी हुई है ना उसके ऊपर, तो वो वाली कौन सी है, एक्शन फोर्स। ठीक है, तो मुझे पता है कि टेबल भी बुक के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो कौन सी है, रिएक्शन फोर्स। टेबल बुक पे भी कर रही है, वो कौन सी है, रिएक्शन। और ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट। और इन दोनों की वजह से ये दोनों फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं, तो आपके पास फोर्स बैलेंस हो गई और जो आपकी बुक थी वो रेस्ट पोजीशन में ही रही, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आई। समझ आया बच्चों? तो ये है आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसने आपको ये कहा था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड
ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ रॉकेट्स वगैरह की भी एग्जांपल दी हुई है, ये भी आप लोग देख लेना, बट आई होप सो मेरे बच्चों को अब क्लियर हो गया है। ये बुक की भी है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन फोर्स होती है ग्राउंड के केस में कौन सी होती है, फ्रिक्शन की फोर्स। ठीक है, इसी तरह हम एयर में चले जाते हैं तो क्या होती है, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डिफरेंट फोर्सेस हैं। तो मैं एक दफा आप लोगों के माइक्स भी खोल देती हूँ, ताकि अगर मेरे बच्चों को कोई सवाल है वो अभी क्लियर कर लें। जी बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क। नो मैम। नो मैम। ओके, फिर No. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। आप लोग ये अच्छे से एक दफा देख लेना, ओके।